नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लास में। मैं हूं किशन चंद। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए क्या है स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरें, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है जम्मू और कश्मीर को लेकर। दोस्तों पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर का कोई नौजवान गायब हो जाता है और घंटों बाद सोशल मीडिया पर उसका फोटो वायरल किया जाता है और इस फोटो में गायब जवान फिर राइफल के साथ दिखाई देता है और बताता है कि उसने आतंकी संगठन ज्वाइन कर लिया है। सोशल मीडिया पर इस तरह की फोटो वायरल दहशत फैलाने के लिए आतंकी संगठन अब भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ का लाइव वीडियो जारी करने लगे हैं। आतंकियों को लगता है कि वो इस तरह से दहशत का माहौल पैदा कर सकते हैं। हाल ही में आतंकियों ने बारामूला के क्रेरी इलाके में हुई आतंकी मुठभेड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। वीडियो के जरिए आतंकवादियों ने यह दिखाने की कोशिश की कि वे गोरिल्ला हमला करने में माहिर हैं। कश्मीर के ज्यादातर इलाके में आतंकियों का सफाया हो जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कश्मीर में नया आतंकी संगठन बनाना शुरू कर दिया है। कश्मीर में पनप रहे इस नए आतंकी संगठन का नाम पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF है। ये लश्कर-ए-तैयबा का ही संगठन है जिसने हाल ही में बारामूला में हुए आतंकी हमले का वीडियो जारी किया है। यानी कि दोस्तों आतंकी अब दहशत फैलाने के लिए लाइव वीडियो कवरेज कर रहे हैं एनकाउंटर का। तो दोस्तों ये एक तरीके की दहशत फैलाने का ही काम है और इससे होने वाला कुछ नहीं है, केवल एक प्रोपेगेंडा ही आईएसआई चला सकता है। हकीकत उन्हें पता है कि उनके टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। दोस्तों अब अगली खबर की बात करते हैं तो वो राफेल को लेकर आ रही है। फ्रांस से खरीदे गए राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय एयरफोर्स में औपचारिक रूप से शामिल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस मौके पर इंडियन एयरफोर्स की ओर से एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन में खड़े 5 राफेल अपनी क्षमता पहले भी साबित कर चुके हैं। अब इंडियन एयरफोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समारोह में बुलाने की तैयारी कर रही है। वहीं उनके साथ फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी मौजूद हो सकते हैं। एयरफोर्स की ओर से इस समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि समारोह कब होगा इस बारे में अभी नहीं बताया गया है। अंबाला में होने वाले समारोह में फ्रांस के रक्षा मंत्री को बुलाकर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगर कम से कम 100 और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर हो तो फ्रांस खासी छूट देने को तैयार है। भारत ने 36 राफेल के लिए फ्रांस को 7.8 बिलियन यूरो का भुगतान किया है। हालांकि अभी भारत की फ्रांस के साथ कुछ और हथियारों की डील भी चल रही है। हालांकि भारत की प्राथमिकता है कि सैन्य सौदों को मेक इन इंडिया के आधार पर ही बनाया जाए। दोस्तों आप अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है पाकिस्तान को लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल पाकिस्तान अब अमेरिका का GPS सिस्टम यूज नहीं करेगा अपने नागरिक और सैन्य क्षेत्रों के लिए, बल्कि चीन के बेडू का इस्तेमाल करेगा। और इस तरीके से ये बात शो करती है कि पाकिस्तान और चीन दोनों एक दूसरे के लिए कितना तत्पर हैं। सूत्रों के अनुसार चीन अमेरिका के ऊपर डोमिनेट करना चाहता है अपने GPS सिस्टम को और एशिया के क्षेत्रों में सबसे पहले अपने स्वयं के नेविगेशन सिस्टम के लिए जोर लगाना चाहता है। चीनी सैटेलाइट नेविगेशन ऑफिस यानी कि CSNO ने बेजू को पाकिस्तान के CORS यानी कि कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रडार स्टेशन के साथ नेटवर्क स्थापित करने में सहमति व्यक्त की है। ये विशेष रूप से सर्वेक्षण और मैपिंग साथ ही वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र में एक सटीक जियोस्पेटियल एप्लीकेशन है जो पाकिस्तान की मदद करेगा। चीन के बेजू ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि GNSS की निगरानी और आकलन करने के लिए अपने अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान उपयोग यानी कि सुपार्को में एक निगरानी स्टेशन स्थापित किया गया। इस प्रणाली को 3 अगस्त को पूरा कर लिया गया था। चीन ने 3 अगस्त को अपने नेविगेशन सिस्टम परियोजना को पूरा करने की घोषणा की और अब चीन एशियाई क्षेत्रों में अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। पाकिस्तान की CSNO और चीन की सुपार्को के बीच सैटेलाइट नेविगेशन के क्षेत्र में एक समझौता मई 2013 में भी किया गया था। सिस्टम का अंतिम लॉन्च 23 जून को किया गया था, जो आखिरकार 2 दशकों तक चली आ रही परियोजना को समाप्त करने के बाद किया गया था। चीन ने 1990 के दशक में इस प्रणाली को विकसित करना शुरू कर दिया था और 2000 में पहला उपग्रह लॉन्च किया था। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे कि पाकिस्तान चीन से रक्षा उपकरण खरीद रहा है, अब ये सब के सब बेडू के साथ इंटीग्रेटेड रहेंगे और धीरे धीरे पाकिस्तानी सशस्त्र बल अपने सभी महत्वपूर्ण सैन्य प्लेटफॉर्मों के लिए बेडू नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह से स्विच कर देगा। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के साथ इसे तैनात करने के लिए चीन से और ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, चाहे वो तोपखाना हो, UAV हो, जहाज हो, पनडुब्बी हो, लड़ाकू विमान हो, सब की सब चीजें पाकिस्तान चीन से खरीद रहा है। दोस्तों यहाँ पर भारत को भी अपने नाविक सिस्टम को आगे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि नाविक को भी इसरो लॉन्च कर चुका है और अब इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में कैसे उपलब्ध कराना है यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अब यहाँ पर टक्कर एशियाई देशों में भारत की चीन के साथ है, क्योंकि भारत
यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं है जो कि दूसरे के सैटेलाइट्स पर डिपेंड रहेगा। यहाँ भारत का अपना खुद का नाविक सिस्टम भी है और नाविक भी नेविगेशन के लिए एक बहुत ही सटीक डेटा उपलब्ध कराने वाला सैटेलाइट है और ऐसे में भारत भी एशियाई देशों में अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर चीन और पाकिस्तान को ही लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की है और उनसे मिलने के लिए वे चीन के हेनान प्रांत पहुंचे। साथ ही इस दौरान दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर बातचीत की है। चीन पाकिस्तान विदेश मंत्रियों के बीच रणनीतिक वार्ता का यह दूसरा चरण है जिसमें दोनों देश के नेता शामिल हुए। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कश्मीर मुद्दे पर कुरैशी के बयान से नाराज सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कड़े तेवर दिखाए हैं। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान को सऊदी अरब से एक जोरदार लात पड़ी। इसके बाद इन्हें OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भी इनकी बेइज्जती हुई और बार बार होने वाली इस बेइज्जती से ये परेशान हो चुके हैं पाकिस्तानी लोग और ये चीन के शरण में जाकर उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। सिर्फ यही इनका एक प्रोपेगेंडा है जो कि ये पूरे वर्ल्ड में चलाना चाहता है। दोस्तों अब अगली खबर की बात करते हैं तो नेपाल और चीन को लेकर आ रही है। चीन और नेपाल के बीच माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने को लेकर एक नया समझौता हुआ। इस समझौते से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल भारत की चिंता इस समझौते के एक क्लॉज को लेकर है जिसमें कहा गया है कि चीन और काठमांडू संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट के सर्वे, मैपिंग और जियो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट का सहयोग करेंगे। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट की जानकारियों को साझा करने के लिए दोनों देशों में सेंटर पॉइंट भी बनाए जाएंगे। दरअसल इस समझौते को नेपाल में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल अपने स्वाभिमान से जोड़कर देखता है और यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट के सर्वे और अन्य जानकारी के लिए नेपाल का चीन के साथ समझौता होना भारत के लिए चिंता का सबब बन गया है। अक्टूबर 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल का दौरा किया था। इस दौरान संयुक्त बयान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को फिर से मापने की बात कही गई थी। बता दें कि नेपाल के लिए माउंट एवरेस्ट जहां स्वाभिमान का विषय है वहीं आर्थिक तौर पर भी ये उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एवरेस्ट की चढ़ाई पर परमिट देने का काम नेपाल ही करता है और करीबन हर साल $40 लाख की इसकी कमाई होती है। इसके अलावा पोर्टर, गाइड और पर्यटन जैसे क्षेत्र भी नेपाल में माउंट एवरेस्ट की वजह से काफी फल फूल रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक अब चीन नेपाल के साथ माउंट एवरेस्ट को लेकर एक MOU पर हस्ताक्षर करना चाहता है। नेपाल की सरकार चीनी समर्थक मानी जाती है और यही वजह है कि हाल के सालों में जहां नेपाल में चीन की मौजूदगी बढ़ रही है वहीं भारत के साथ नेपाल के रिश्ते खराब हो रहे हैं। दोस्तों अब अगली खबर की बात करते हैं तो वो इसरो को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि इसरो अब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए अब दरवाजा खोल रहा है। जल्द ही कुछ स्टार्टअप्स अब इसरो की सुविधाओं पर अपने लॉन्च वाहन सिस्टम का परीक्षण कर पाएंगे और उनमें से कुछ को श्रीहरिकोटा में स्वयं का लॉन्च पैड स्थापित करने की अनुमति भी दी जाएगी। इसरो के द्वारा निजी खिलाड़ियों को अपने स्वयं के लॉन्च पैड की अनुमति देने की संभावना पूरी तरह से बन चुकी है। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि कुछ 2 से 3 स्टार्टअप अपने लॉन्चर सिस्टम जैसे कि इसरो की सुविधाओं पर इंजन और नेविगेशन सिस्टम के परीक्षण के लिए हमारे साथ बातचीत करने के उन्नत चरण में है। हम महेंद्रगिरी केंद्र में अपनी परीक्षण सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देने पर सहमत हुए हैं। हम उन्हें श्रीहरिकोटा में अपने स्वयं के लॉन्च पैड स्थापित करने की अनुमति देने पर भी सहमत हुए हैं। सिवन ने कहा कि कुछ स्टार्टअप उपग्रहों को बनाने में व्यस्त हैं और कुछ प्रक्षेपण का काम कर रहे हैं। वे अपने स्वयं के लॉन्च पैड से उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए समझौते पर काम करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो संबंधी कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।